बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और एक चीज़ जो कि हमजा आज डिस्कस भी करा था, न्यूज़ में भी आई, लेकिन ये वाकई में बड़ी तवज्जो तलब बात भी है कि हम लोग अक्सर देखते हैं जो बाइक पे लोग जा रहे होते हैं तो वो अगर उन्होंने अपने राइट या लेफ़्ट देखना है तो वो अक्सर मुड़कर देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो शीशे उनके लगे होते हैं, उन्होंने साइड मिरर्स नहीं कहते हैं, वो उन्होंने उतार दिए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बड़ा उन्होंने अब सिंध में और कराची भर में, सिंध भर में अब ये फैसला कर लिया गया कि साइड मिरर जो हैं बाइक्स के ऊपर लगाना लाजमी होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बाइक लेते हैं, जिस तरह से इकरा बता रही है कि वैसा ही होता है कि मिरर लगे होते हैं, हम जाते हैं, हम कहते हैं अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए हम उसको उतार देते हैं। तो ये है वो सेफ्टी की चीज़ जो होनी चाहिए और हर जगह पर होनी चाहिए। जो बाइक चलाने वाला है उस पर ये लाजमी होना चाहिए कि वो साइड मिरर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब वो कट मारते हैं उनको पता ही नहीं होता पीछे गाड़ी या कोई भी और व्हीकल जो है वो ऊपर चढ़ी हुई है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि ये होता है कि जैसे क्योंकि वो देख तो नहीं रहे, उनके पास साइड मिरर्स तो उन्होंने उतार दिए होते हैं, लेकिन जब वो पीछे देखते हैं राइट या लेफ्ट मुड़ने के लिए तो फिर वो खुद मुड़ के देखते हैं। बजाते खुद जब वो अपना टर्न करते हैं तो खुदा न खास्ता आगे से कोई चीज़ आ रही है, उनको पता नहीं लगती, इससे भी हादसा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो ये तो आपने किया है, और ये आपने करना भी है, एहतियात लाजमी तौर पर करनी है। लेकिन साथ ही रात को जो है अफसोसनाक खबर सामने आई थी, उसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकरा के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और अब तक जो हासिल होने वाली इत्तलात हैं उनके मुताबिक तो 20 कीमती जानें जो हैं वो जा चुकी हैं, 20 अफराद जाँ बाक हुए हैं और 300 से ज़ायद अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये बताए जा रहे हैं कि वो ज़ख्मी हैं। अच्छा हमजा, जिस तरह देखा जाए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों कोयटा, सिबी, हरनाई, पशीन, कला, सैफुल्ला और चमन, ज़ियारत, जोब समेत कई इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जबकि ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो बताई जाती है कि 5.9 रिकॉर्ड की गई है। हाँ, इसमें तफसीलन हम बात भी करेंगे, मौजूदा और इस वक्त सूरत हाल क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, ज़ख्मियों की हालत कैसी है और मलबे तले दबे हुए तमाम अफराद को क्या निकाल लिया गया है, नहीं निकाल लिया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन, इन तमाम चीज़ों के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है और हम बात भी करेंगे। पहले हुकूमत ने अपोजिशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात जो है मुस्तरद कर दिए और वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया है। बिल्कुल ऐसे वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिया और ऑर्डिनेंस में चेयरमैन नैब के लिए नाकाबिल तौसील लफ्ज़ जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। नए चेयरमैन की तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन जो है वो अपना काम जारी रख सकेंगे। हाँ जी, और मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर मौजूदा चेयरमैन को 4 साल के लिए दोबारा तयनात किया जा सकता है। यानी कि जब मुशावरत आपस में हो रही होगी नामों के ऊपर तो उसमें चेयरमैन नैब जो मौजूदा हैं उनका नाम भी आ सकता है, जबकि चेयरमैन नैब सदर मुमलिकत को तहरीरी तौर पर इस्तीफ़ा भिजवा सकते हैं और मुसव्विदे के मुताबिक सदर मुमलिकत जो हैं वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से चेयरमैन नैब तयनात करेंगे। अच्छा हमजा, एक और बात ये थी कि नैब चेयरमैन जो है नैब की तैनाती पर मुतफ़िका फैसला ना होने पर मामला जो है पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक एहतसाब अदालतों में जजेस का जो तकर्रुर है वो भी 3 साल के लिए होगा और सदर मुतल्लिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से जजेस का तकर्रुर करेंगे। जबकि वफाकी वज़ीर कानून फ़रूग नसीम ने कहा है कि चेयरमैन नैब की तैनाती तक जावेद इकबाल ही अपने ओहदे पर काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं करेंगे। चेयरमैन नैब पर अपोजिशन से बात होगी, यस, लेकिन शहबाज शरीफ से नो है। ये उन्होंने बात की, कुछ कन्फ्यूजन वहाँ पर भी नज़र आ रही थी, कुछ बात कर रहे थे वज़ीर कानून और कुछ बात फवाद चौधरी साहब ने अंदर इंटरवीन किया। उन्होंने आके कहा कि जी कि मामला कुछ इस तरह से है, वो कुछ हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहे थे वज़ीर कानून के जी कि हाई मॉरल ग्राउंड्स पे देखना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को इस पे फैसला भी करना चाहिए कि क्या मामला है। वो समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला है या नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने दो टोक कह दिया फिर से एक दफ़ा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत नहीं करेंगे। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बंदा जो नैब में एक्यूज है वो इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं मुझसे ही मुशावरत करें अगले जी। पहले दिन से वज़ीर आज़म साहब का जो एक नुक्ता रहा है वो ये रहा है
कि नैब को अपने अपना दायरा कार इतना नहीं फैला लेना चाहिए कि समझ ही ना आए कि कौन क्या कर रहा है। इसके साथ जो मकसद हमारा ये है कि नैब को ये जो डर्टी वर्क है उसको वो ना हाथ डाले, सब्सटेंटिव काम करे और जो मुकदमात हैं उनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। FBI को जो नई पावर्स दी हैं, FBI को पहली बार अरेस्ट की पावर दे दी है इन्होंने, दूसरी बार इन्होंने FIA को तगड़ा किया है, FIA की पूरी टीम जो है उनको तगड़ा किया। सो आप इदारे बनाते हैं, हमारी भी ये कोशिश है कि इदारा बने, नैब एक तगड़ा इदारा बने। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, इसी पर हम बात करेंगे। मारूफ माहिर कानून एडवोकेट अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अजहर सदीक साहब। कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नए चेयरमैन की तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन जावेद इकबाल साहब अपने अहदे पर बरकरार रहेंगे। क्या ये मामला इतना ही आसान है और जिस तरह से एक्सटेंशन दी गई है आप समझते हैं कि ये बेहतर था, यूँ हो जाना चाहिए था, कोई मसला नहीं इसमें? बहुत शुक्रिया जी। ये बुनियादी तौर पर जो बात समझ ली है कि जब नैब कानून बना 1999 के अंदर, क्या उसके अंदर ये प्रोविजन थी 6B जिसके तहत चेयरमैन को तैनात मुशावरत से करना था? तो जवाब बड़ा सीधा सा कि ऐसी तरमीम नहीं थी। ये मिसाक जमहूरियत के नाम पर अपोजिशन जमातों ने आपस में मिल मिलाकर, जैसे इलेक्शन कमीशन लगाना है, जैसे केयर टेकर सेटअप बनाना है, तो चेयरमैन नैब भी इसलिए किया था ताकि ये मिल मिला के काम चलता रही। मैं हकायक पे बता रहा हूँ। अब सवाल आते हैं कानूनी पोजीशन की तरफ। कानूनी पोजीशन में अगर देखें दो बातें बड़ी हैं। एक तो ये है कि चेयरमैन का ओहदा खाली नहीं रहना चाहिए नैब का, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले। और इससे पहले अमर्ट्समेंट देख लें, टैक्स अमर्ट्समेंट देख लें, वो जब तक वो रहते हैं, जब तक नया चेयरमैन या नया अथॉरिटी आ नहीं जाती है। तो ये एक तरमीम इस हवाले से बहुत अच्छी की है। साथ साथ ये किया नॉन एक्सटेंडेबल की जगह ये कर दिया कि ये मौजूदा जो चेयरमैन है, अगर इनको एक्सटेंशन देनी है ना तो मामला जाएगा दोबारा वजीर आजम जो है अपोजिशन लीडर की मुशावरत से इस मामले को देखेंगे। अगर आपस में सेटल नहीं हुआ तो पार्लियामानी कमेटी की तरफ जाएगा। तो ये एक प्रोविजन है, यानी इसमें एलिजिबिलिटी आ गई है। नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज जो है वो खत्म कर दिया। तो मौजूदा जो चेयरमैन है अभी तो अपना काम करेंगे, नए चेयरमैन की आने के बाद इससे दो एडवांटेजेस होंगे। एक तो वो चूंकि मौजूदा चेयरमैन की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 535 अरब रुपया रिकवर किया, कमाल की परफॉर्मेंस की। और जो नए अब आने वाले के हवाले से अपोजिशन लीडर जो ना डर और खौफ से करेगी कि इनसे जान छुड़ानी है, कोई नया नाम देखा जाए, कोई ऐसा नाम देखा जाए कि जो उनके लिए आसानियां पैदा करे। अब आती है दूसरी बात, सिर्फ इसी हद तक मसला नहीं है यहाँ पर। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को भी तरमीम दी गई थी ऑर्डिनेंस के जरिए। ये जो कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस के जरिए किया नहीं जा सकता, आर्टिकल 89 के तहत ऑर्डिनेंस में वही इख्तियार आता है जो पार्लियामेंट को है, लेकिन ये 120 दिन के लिए नफाज होगा। 120 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर आपको खत्म करना होगा। अगर आपने ये सारा प्रोसीजर खत्म नहीं किया तो 120 दिन के बाद जो है ना वहाँ पोजीशन वही आ जाएगी नॉन एक्सटेंडेबल के हवाले से, और ये बाकी चीजों की तरफ आ जाएंगी। इसके अलावा और बड़ी अच्छी तरमीम जो तजवीज की है, मौजूदा गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आम आदमी को, प्राइवेट आदमी को बड़ा ईज किया है कि प्राइवेट बिजनेसेस और उनपे जो है ना नैब के ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होगा, पब्लिक ऑफिस होल्डर की तरफ ही होगा। अच्छा, ये जो पुराने केसेस चल रहे हैं, उनको भी इसमें रिलीफ मिलने का इम्कान है ऑर्डिनेंस के बाद, कि जिनके केसेस चल रहे थे किसी के FBR को मुंतकिल हो जाएंगे, किसी के दूसरे इदारे को मुंतकिल हो जाएंगे, और नैब से जो है वो फिलहाल जो है उनके केसेस खत्म हो जाएंगे, पिछले जो चल रहे हैं उन पर भी ये इतलाक होगा? देखिए, सेक्शन 33F के अंदर एक तरमीम की है कि इसी बात को सामने रखते हुए कि बुनियादी तौर पर कई ऐसे केसेस चलते हैं जो नैब के केसेस बनते नहीं हैं, तो चेयरमैन नैब को प्रोसिक्यूटर के मुशावरत के साथ ये इख्तियार दे दिए गए हैं कि उन सब केसेस को देखेंगे और उनका मुतल्लिका जुरिसडिक्शन में, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ऐसे कोई नैब के अंदर चल रहे थे, मैं समझता हूँ इस कानून के बाद जो अब मनी लॉन्ड्रिंग के सारे केसेस जो प्राइवेट लोगों के खिलाफ हैं वो नैब के दायरे इख्तियार से निकल जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं है, एक और बड़ी काम भी है कि यहाँ काबीना डरती थी, वफाकी काबीना, सूबाई काबीना को निकाल दिया गया है, एक्निक को, CCI के फैसलों को, उन सब पे कार्रवाई नहीं होगी। और सिर्फ ये पब्लिक ऑफिस होल्डर की तरफ एक और अच्छी प्रोविजन ये है कि इसमें जमानत की गुंजाइश भी दे दी गई है। असद यार वली केस में 2001 में जो पुरानी किसी गवर्नमेंट ने किया, जो नैब के दौर में ये सारा एंजॉय करते रहे, इस गवर्नमेंट ने कम से कम आकर बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, आप जिक्र कर रहे हैं खान असद यार वली केस की जो फेडरेशन के खिलाफ था 2001 का, और कुछ माहिर कानून है वो उसी का हवाला देकर कह रहे हैं कि स्ट्राइक डाउन हो सकता है ऑर्डिनेंस उसी की बुनियाद के ऊपर अगर ये सुप्रीम कोर्ट में ऑपोजिशन चली जाती है। क्या ताल्लुक बनता है इनका?
देखिए मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। आई डोंट थिंक सो कि इनमें कोई या तो सिर्फ करते ना नॉन एक्सटेंडेबल को खत्म करते और मौजूदा चेयरमैन को ऐसे ही एक्सटेंशन दे देते, तो देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि शायद ये पॉसिबिलिटी थी। अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर मुझे तो कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है, और मेरा जहां तक ख्याल है कि ये वाला ऑर्डिनेंस ऐसा है कि इसको पार्लियामेंट में अगर पेश किया तो पार्लियामेंट में ये पास हो जाएगा, फिर ये मुकम्मल कानून बन जाएगा। पार्लियामेंट में पहले जाएगा, सादा अक्सरियत से पास कर रहे हैं, 2/3 अक्सरियत की कोई जरूरत नहीं है, फिर सेनेट में जाएगा, सेनेट से ही पास हो जाएगा। सेनेट से नहीं पास होता तो ज्वाइंट पार्लियामेंट का इजलास हो जाएगा और वहां पास हो जाएगा। तो जी सही। अच्छा अगर सदीक साहब, जिस तरह से आप भी ये बात कर रहे हैं कि नैब कानून का जो इतलाक है विफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेशन के मामला पर नहीं होगा, इसी तरह विफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और ज़ैली कमेटियों के जो फैसले नैब के दायरा इख्तियार में वो भी नहीं होंगे। और उसके अलावा अगर बात करें मुश्तरका मुफादात काउंसिल की, NEC की और NFC की, एक्ने की, CDWP की और PDWP के फैसले जो ये भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे, तो फिर अब नैब के दायरा इख्तियार जो है वो किन चीज़ों पर होगा? आपने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं इस प्रोविजन से इत्तेफाक नहीं करता। ये जो ब्लैंकेट दे दिया है ना, टोटल ब्लैंकेट दे दिया है, इसमें सियासतदानों को एडवांटेजेस हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर को एडवांटेजेस है। आपको बोनाफाइडी के हवाले से देखना है कि इन फैसलों को पहले होना ये चाहिए था, एक ऐसी प्रोविजन यहाँ साथ आनी चाहिए कि इन फैसले को कोई कमेटी एक तश्कील दे दी जाती कि वो कमेटी देखेगी कि क्या वाकई अपना अच्छी नीयत से गुड फेथ में पास किए हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये कल सियासी गवर्नमेंट को ये फायदा देगी कि वो इस तरह के काम खुद करने की बजाय ना किसी आदमी ने कोई टेंडर देना या कोई ऐसी चीजें करनी है तो वो इन कमेटियों से करा लिया करेगा। आपको पता है अपोजिशन लीडर जो पार्टी लीडर बड़ा ताकतवर होता है और वो ये काम उनके हाथों करवा लिया जाएगा। ये मिसयूज होगा और ये कल बड़ा खिलाफ। और इससे अगर मिसाल का अगर देखा जाए तो इसमें मेरा ख्याल है कुछ प्रोविजन ऐसी भी हैं जो नैब को टूथलेस कर देंगी, जो नैब की इख्तियारात जो है ना बड़ी कटेल कर देंगी। और मैं नहीं समझता नैब का इदारा उसी तरह अगर रहता जिस तरह पहले रहा है मां सिवाय प्राइवेट लोगों के, तो इसकी परफॉर्मेंस आपके सामने मौजूद है, तभी ये मुल्क आगे चल सकेगा। अगर एहतसाब का इदारा आप इस तरह बना देंगे, आपके सामने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने क्या, FIA ने क्या कर लिया आज तक, फवाद चौधरी बात तो कर रहे थे FIA को बड़ा ताकतवर करें, FIA के परफॉर्मेंस तो रखें। कन्विक्शन रेट, नैब की कन्विक्शन रेट फिर भी 68% है, 100 में से 68 लोगों को सजाएं मिलती हैं। तो यहां बैठकर अब ये मैं बताऊं आपको इसमें फायदा क्या हो सकता है। शायद खाकान अब्बासी फायदा लेंगे, हसन इकबाल फायदा लेंगे, या तो ये बड़ी खबर दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ वो कहेंगे जनाब ये प्रोसीजरल लैप्सेस है, प्रोसीजरल लैप्सेस है। काबीना ने अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की है तो वो लोग भाई आप बरी हो गए तो हमें भी बरी किया जाए। तो इसका ये फायदा जो है अपोजिशन जमातों में कई लोग ले सकते हैं। मौजूदा केसेस में कई लोगों को इसका फायदा पहुंच सकता है। अच्छा सिद्दीक साहब, दूसरा मामला ये है कि इस ऑर्डिनेंस के ऊपर जो अपोजिशन एतराज कर रही है, फिर ये भी कह रही है कि हम इसको चैलेंज भी करेंगे और चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उस मामले के ऊपर जरा बताइएगा, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला चला जाता है तो इस ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जा सकता है? किन ग्राउंड्स के ऊपर? कहा जाता है, अभी जो बहस हो रही है वो ये हो रही है कि जो इस कानून का हम देख लें कि इसकी रूह थी उसके खिलाफ है कि आप एक बंदे को फिर से अगर ये लालच देंगे कि हम आपको दोबारा से लगा देंगे या आपका जो दौरानिया उसको एक्सटेंड कर देंगे तो वो तो आपके खिलाफ केस ही नहीं खोल रहा होगा। इन चीज़ों को कुछ डिस्कस किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये ग्राउंड्स ऐसी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी और ये कलअदम हो जाएगा? देखिए एक बात में बड़ी सीधी सी बात बताऊं, वो जो दुख और अफसोस होता है पाकिस्तान के अंदर, यानी अजहर सिद्दीक जो है मुख्तलिफ शिकायत है, उस्मान बुज़दार के खिलाफ मैंने करप्शन की बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। जुबानी कलामी जो है ना मजाक बनाया हुआ अपोजिशन ने, ये इदारे को मिलाइन करते हैं। ये चैलेंज कबूल करो और बताएं कि कौन से केसेस में कौन सी दरखास्तें थी और कौन सी कार्रवाई हुई। मिसाल के तौर पर वो इमरान खान साहब की बहन के बारे में अलीमा में बातें कर, वो टैक्स का केस है। फॉर गॉड से सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? कानूनी हैसियत में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला चला जाता है। हाँ ये मैं एक बात आपको बता दूं। पहली तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है ना इन लोगों की वजह से कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल एक्टिविज्म में नहीं आना, सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त ऐसे मामले में कॉग्निजेंस अब ले नहीं रही है। इसके लिए आपको मुतलका हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में ऑर्डिनेंस चलाना पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट में ऑर्डिनेंस की, यानी मैं कानूनदान हूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या ऐसी चीज है। कोई नई चीज नहीं डाली है, ये कई इस तरह के कवानीन का मुवाजना अगर कर लें आप तो उसमें ये चीजें मौजूद है। आप यानी ये जो कहना ना कि एक आदमी को दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये किसी कानून, ये यानी आप इसको रोक नहीं सकते हैं। ये आईन के आर्टिकल 25 की भी खिलाफवर्जी है। मौका पूरा दें आप, मेरिट आपको दे दिया है, तरीकाकार आपको दे दिया है, एतराजात आपको हो
इसमें कोई ऐसी यानी असूली तौर पर देखें, ये मैं बताऊं आपको, यहाँ ये अपोजिशन को एक फ्रेंडली अपोजिशन भी मैं कह सकता हूँ कि अपोजिशन को इसको अल्टीमेटली इनमें उनके बहुत फायदे हैं, उनके अपने ही, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी को बड़े फायदे हो सकते हैं इस काम की वजह से। इनमें जब नाम बताया, बहुत शुक्रिया आपका, सुपरफेयर पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं और जो कानूनी नुक्ता नज़र है वो हमने जानने की इस सारे मामले पर कोशिश की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्कूलों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने एक इनकलाबी कदम उठाया। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने सरकारी स्कूल्स में स्टेम प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी का मुखफ़िफ है। पहले मरहले में 50 स्कूल्स में स्टेम प्रोग्राम को मुतारिफ करवाया जाएगा और इस प्रोग्राम के तहत स्कूल्स में लेबॉर्ट्रीज भी कायम की जाएगी। असातिज़ा को ट्रेनिंग फराहम की जाएगी और इन स्कूल्स को यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा, जिससे साइंस की तालीम का जो मयार है वो कहा जा रहा है कि स्कूल लेवल पर ही बेहतर होगा। और वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज भी ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि स्टेम स्कूल से तरक्की के सफ़र का आगाज़ होगा। बिल्कुल, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि स्टेम प्रोग्राम गेम चेंजर साबित होगा। और एक उन्होंने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि 450 सरकारी स्कूल्स को स्टेम स्कूल्स में तब्दील करने का मंसूबा जो है उन्होंने डिज़ाइन किया था, क्योंकि जब तक सरकारी स्कूल्स मॉडर्न नहीं होंगे तब तक उन्होंने कहा कि मुल्क बदल नहीं सकता। ये ट्वीट सामने आई हैं। फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये स्टेम प्रोग्राम के बारे में सर हमें बताइएगा, है क्या, किस तरह से पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में गेम चेंजर साबित होगा, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं? देखें, जो स्टेम प्रोग्राम है ये बुनियादी तौर पे मुखफ़िफ है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का और मैथमेटिक्स का। बुनियादी मकसद ये है इन स्कूलों का जो जिसमें कि इन मज़ामीन पे ख़ास तवज्जो दी जाएगी और इसके लिए ख़ास मॉड्यूल बनाए गए हैं और टीचर्स जो है तो उसको उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी जो कि फिर मास्टर ट्रेनर्स बनेंगे और बाकी टीचर्स को वो ट्रेन करेंगे। तो ये हमने 50 स्कूल जो है इस वक्त शॉर्ट लिस्ट किए हैं बड़ी मेरिट और ट्रांसपेरेंट तरीके से। हमारे बोर्ड से जो बेस्ट हैं, टॉप के स्कूल हैं रिजल्ट वाइज पिछले 3 सालों के नताइज के मुताबिक उनकी बुनियाद पे हमने इनको सिलेक्ट किया है। तो इनकी लेबॉर्ट्रीज भी सेटअप होंगी, इनकी यूनिवर्सिटीज के साथ हर एक क्लस्टर के साथ एक यूनिवर्सिटी को भी मुंसलिक किया गया है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी की जो टीचर हैं और यूनिवर्सिटी की जो लेबॉर्ट्रीज हैं उससे भी वो इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि आपके मुल्क में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके मज़ामीन को और उस फील्ड को लाने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बड़ा नादिर मौका है कि वो जो कि इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो उससे पूरा भरपूर फायदा उठा सकेंगे। तो हमारे मुल्क में जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो मज़ामीन हैं उस पर खास फोकस किया जा रहा है, जिससे कि हम अपनी इस गेप को जो फील्ड में जो इंटरनेशनली जिनकी जो बड़ी डिमांड भी है, तो हम मुल्क में इसके ज़रिए एक इनकलाब लाना चाहते हैं, जिससे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स में इनको महारत हो और वो इंटरनेशनल लेवल। शिबली फराज साहब, इस प्रोग्राम से मुतालिक हमें ये भी बताइएगा कि आगाज में कितने सरकारी स्कूल्स में शुरू किया जा रहा है और साइंस और टेक्नोलॉजी के जो स्पेशलाइज्ड स्कूल्स के स्टाफ हैं उनको किस तरह से ट्रेन किया जाएगा? देखें, जो 50 स्कूल हैं जो कि हमने इस वक्त पायलट प्रोग्राम के तौर पे शुरू किए हैं, जो कि हर अजला में फैले हुए हैं और इनके जो टीचर्स हैं, उन फैकल्टी है, उनको एक खास जो कि मास्टर ट्रेनर्स हैं जो कि उनको ट्रेन करेंगे और फिर वो जाके और वो उन लेबॉर्ट्रीज का इस्तेमाल उन हर उस स्कूल में बड़ी लेबॉर्ट्री के सारे मज़ामीन को कवर करती है, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल जो फैसिलिटी चाहिए होती हैं। ठीक है शिबली फराज साहब, ये भी बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम देखें कि स्कूल के मयार को यकीनी बनाने के लिए क्या टीम्स बनाई जा रही हैं, वो भी हमें ज़रा बता दीजिएगा और साथ इसका दायराकार मज़ीद वसी कैसे किया जाएगा? देखें, इसको बुनियादी तौर पे हमारी मिनिस्ट्री का जो एक इदारा है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, वो बेसिकली इसको मॉनिटर भी करेगी और पूरा एक रोड मैप बनाया गया है, जिससे कि हर स्कूल की ड्रेस को, उसकी फैकल्टी को अपडेटेड भी रखा जाएगा और उन स्कूलों को के जो मायार हैं उसमें उसके लिए एक मुसलसल एक राब्ता रहेगा साइंस फाउंडेशन के साथ, जो कि उनको हर किस्म की
मामलत भी करेगी, उनको ट्रेन भी करेगी, उनको गाइड भी करेगी, उनको फंड भी करेगी। सही है। तो ये साथ ही साथ में उनकी जो माइलस्टोन्स मुख्तलिफ रखे हुए हैं, जो कि हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, और उनकी मैट्रिक के नताइज, फिर FSC के नताइज तक उसको वो मॉनिटर करेगी। और फिर जब वो वहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो उनको यूनिवर्सिटीज में लाने के लिए भी फिर वो दूसरा फेज शुरू होगा, जो कि उनको इंजीनियरिंग इन फील्ड में आला तालीम हासिल करने के लिए भी उनमें से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है तो सपोर्ट करेंगी। अच्छा, शब्बीर फराज साहब ये दीजिएगा कि स्टेम मंसूबे से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने स्कूल्स को अपडेट किया है और मुस्तकबिल में मजीद कितने स्कूल स्टेम में मुंतकिल हो जाएंगे? देखिए, इनिशियली जो हमारा प्रोग्राम है 50 का है और इसको हम फैलाएंगे अगले फेज में 450 स्कूलों तक। अच्छा। और 450 स्कूल जो है, तो जिस तरह मैंने कहा है कि वो एक बड़े मेरिट के निज़ाम के जरिए सिलेक्शन भी होगी और उनके साथ उनकी मुतल्लिका इलाकों में जो यूनिवर्सिटी होगी वो हम उसकी निशानदही करेंगे और उस यूनिवर्सिटी के साथ उसका लिंकेज बनाएंगे मुसलसल तौर पे इन स्कूलों को की हैंड होल्ड। ठीक है शब्बीर फराज साहब, ये भी बताइएगा, निजी सतह पर अगर ऐसे कोई स्कूल खोलने के हवाले से कोई फैसला किया जाता है, लोग कुछ कोशिश करते हैं, तो उनको भी कोई मदद फराहम की जाएगी? इस वक्त तो जी जो पहली तरजीह है वो है कि जो सरकारी स्कूल जिसमें बड़े काबिल बच्चे भी होते हैं और लेकिन उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं, तो हमने कैडेट कॉलेज शामिल किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि एक थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, जिससे हम जो प्राइवेट या सेमी प्राइवेट किस्म के इदारे हैं उनको भी हम पैटर्नाइज करें। इस मुल्क में साइंस टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाए और हम जो है तो अगर इस मुल्क में तरक्की करनी है, अगर इस मुल्क में जो खुशहाली आनी है, तो हमें इन फील्ड में जो है तो अपनी एक खेत तैयार करनी है जो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। उनके लिए ये एक बहुत ही नादर मौका है, जिससे कि मैं समझता हूँ कि पूरा एक कल्चर पैदा होगा जिसमें कि हमारे खास मज़ामीन हैं उन पर जो तवज्जो मरकूज की गई है, उससे जो है तो हमारे तालीमी निज़ाम में भी बेहतरी आएगी और हमारी इकॉनमी। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि इस प्रोजेक्ट में जो तलबा कामयाब हो रहे होंगे तो उनको क्या आला तालीम के लिए बैरून मुल्क स्कॉलरशिप्स पे भी भेजा जा रहा होगा? देखिए जी, ये काफी मरल होगा जिसमें कि जितने भी टॉप के लोग होंगे जो कम्पीट करेंगे इनके लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी, ताकि ये बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी रहकर तालीम हासिल करके और मुल्क की कर सकें। चाहे वो बैरून मुल्क हो तो वो हमारे एक किस्म की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है उसमें भी ये हिस्सा डाल सकेंगे और लोकल बुनियाद पर भी यहाँ पे मुल्क में भी जो अभी एक नई एक प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप के कोर्सेज भी कराएंगे उनको और वो स्टार्टअप्स के लिए उनको फैसिलिटीज दी जाएंगे, कर्जे दिए जाएंगे, वो अपने कारोबार क्रिएट बना सकें और बजाय तलाश करने के लिए वो एक अमली और नौकरियां दे सकें। ठीक है शब्बीर फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे, बड़ा अहम ये फैसला भी है और ख़ास तौर पर अगर एक सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो उन बच्चों को वही मौक़े फराहम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में अक्सर अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में वो मौक़े उनको मैसर हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा और यही कि उनका मुस्तक़बिल भी जो है वो हम कह सकते हैं कि ब्राइट हो सकता है। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के हवाले से और अभी भी कहा जा रहा है कि आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला है वो जारी है और अब तक हासिल होने वाली जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक 20 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात कर लें, कोयटा, सिब्बी, हरनाई, पशीन कला, सैफुल्ला, चमन, ज़ियारत, योब समेत कई इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और उसकी जो शिद्दत है वो 5.9 जो है रिक्टर स्केल के मुताबिक अभी तक बताई जा रही है। और DGPDMA की अगर बात कर ली जाए, नसीर नासिर साहब के मुताबिक हरनाई में दर्जनों मकानात मुनहदिम भी हुए हैं, जबकि मकानात की छतें गिरने से
तकरीबन अभी कहा जा रहा है कि 300 अफराद ज़ख्मी हैं और कानों में कहा जा रहा है कि लोगों के दबे होने की अभी तक की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंतज़ामात कैसे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर शॉक्स का कहा जा रहा है कि सिलसिला जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। फ़जल तवाब हरनाई में मौजूद हैं। फ़जल, आगाह क्या हमें इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने लोगों की कानों में दबे के तले दबे होने की जो है खबरें भी मौसूल हो रही हैं, उनके हवाले से बताइएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है फ़िलहाल? देखिए, इस तरह है कि गुज़िश्ता रात गए 3:02 पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोयटा में भी ज़लज़ले के जो झटके थे वो महसूस किए गए, मगर ज़्यादा शदीद ज़लज़ले के झटके जो थे वो हरनाई के ज़िले में ज़्यादा महसूस किए गए और 5.9 रेक्टर स्केल पर जो है वो रिकॉर्ड किया गया और यहाँ पर बड़ी पैमाने पर तबाही जो है वो ज़लज़ले ने मचा दी है। हरनाई के 15 किलोमीटर के अतराफ़ पर जो है बड़ी तादाद में जो यहाँ पर दही इलाके है, देहात है, वहाँ पर कई कच्चे मकानात जो है वो मुनदिम हो गए हैं, दीवारें गिर चुकी है। और आखिरी हमारे पास जो इतलात पहुँच रही थी कि PDMA की जानिब से और लेवीज़ की जानिब से कि अब तक 20 अफराद जहाँ भाग होने की इतलात जो है मौसूल हो रही है, जिसमें 5 बच्चे भी जो है वो शामिल है, जबकि इसके अलावा 300 के करीब अफराद जो है ज़ख्मी है, जिनमें 50 के करीब जो अफराद है उन्हें वो शदीद ज़ख्मी है। इस वक्त सिविल अस्पताल हरनाई में मैं मौजूद हूँ। सबसे अस्पताल की सूरत हाल दिखाऊँ कि इस वक्त चूँकि बड़ी तादाद में यहाँ पर ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया है और यहाँ पर अब आर्जी नुमा जो खेमों के ज़रिए जो है यहाँ पर बाहर जो है अस्पताल के हाथी में बेड्स लगा कर अस्पताल कायम कर दिया गया है। और इसके अलावा पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर जो है वो आलल सुबह हरनाई पहुँचे और अब तक 20 के करीब जो शदीद ज़ख्मी हैं उन्हें हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए फ्रंटियर कोर के एहलकार, पाक फ़ौज के एहलकारों ने कोयटा मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ इलाके के लोग भी मौजूद है, अस्पताल के DHO साहब भी मौजूद है। सबसे पहले सर आप बताएं कि रात गए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी अस्पताल में, कितने ज़ख्मी लाए गए हैं, कितनी क्रिटिकल है और सूरत हाल इस वक्त क्या है? अब भी ज़ख्मी लाए जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी भी ऐसा सब ज़ख्मी आ रहे हैं, ज़्यादा दूर इलाकों से अभी आ रहे हैं। हमारे पास 200 से ज़्यादा पेशेंट आए हुए थे, उनमें से जो सीरियस पेशेंट थे हमने रिफ़र कर दिए कोयटा और कुछ पेशेंट जो है ईली के ज़रिए, कुछ PDMA और हमारे एम्बुलेंस के ज़रिए हमने कोयटा रिफ़र किया। 20 से 25 पेशेंट हमने कोयटा रिफ़र किए हैं, बाकी यहाँ पे हमने फर्स्ट एड दे के स्टेबल कर दिए, फिर घर रवाना हो गए। जी बिल्कुल, जैसे कि DHO साहब की बात सुनी कि 20 के करीब जो है जो शदीद ज़ख्मी उन्हें कोयटा मुंतकिल कर दिया है। इलाके के बाशिंदा खड़े हैं हमारे साथ। आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और किस पैमाने पर नुकसानात हुए हैं? मेरा नाम मुज़फ़्फ़र ख़ान तरीन पख्तूनख्वा मिली पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, मैं उसका कारकुन हूँ। मैं माला अख्तराबाद में रहता हूँ, जो FC कैम्प के पीछे माला है, जहाँ पर सारे कच्चे मकानात है। तो रात को 3:01 पर शदीद झटका आया। उस वक्त मैं बैठा हुआ था, जाग रहा था। तो उसी ज़लज़ले के शदीद झटके की वजह से मैंने बच्चों और उनको उठा के कमरे से निकलने की कोशिश की। तकरीबन अच्छा शदीद खासा झटका था और मकानात जितने थे सारे हिल रहे थे। तो जैसे ही हम बाहर निकले अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज रहे, लेकिन हमारे घर की जितनी चारदीवारी है वो सारी तकरीबन डैमेज हो गई है। और इसी तरह माला अख्तराबाद में जितने मकानात है उसी टाइम हमने भाग करके यहाँ वहाँ लोगों के पास चले गए। तो हमारे माले में तकरीबन 4 या 6 बंदे शदीद ज़ख्मी हुए, जिनको हमने बरंदों से जो गिरे हुए थे उनसे अपनी मदद आप निकाल के, और दरमियान में हमारे इंतज़ामिया भी पहुँच गए। और इसी तरह हमारे इलाके में जितने माले हैं, माला गरीबाबाद, जलालाबाद और इस्लामाबाद, बाबू माला, उनके साथ किली रहते हैं, किली मिर्ज़ा, किली शोर, किली अस्पानी, जिसमें 1, 2, 2 या 3 बंदे आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल को आते रहे। इस तरह मेरे अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम 15 से 20 बंदे हमारे सामने उन्होंने वो मौत के उसमें चले गए। जैसा कि इलाके के बाशिंदा है, उनकी बात सुनी कि रात गए जो है वो ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और उसके बाद खौफ आरास फैल गया था। दूसरी जानिब मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि महकमे PDMA और ज़िले इंतज़ामिया और फ्रंटियर कोर की जानिब से इस वक्त भी जो रेस्क्यू अमल है वो जारी है और इस वक्त भी इतलात मौसूल हो रही है कि जो हरनाई की दूर दराज देहात है वहाँ पर अब भी लोग जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोशिशें जो है वो इस वक्त भी जारी है। रात गए जो अमल है वो भी जारी है, लेकिन इस बारे में बताइएगा क्योंकि कुछ इतलात ये आ रही थी कि अस्पतालों में बिजली भी नहीं है और उस वजह से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो अब क्या सूरत हाल है? क्या ये चीज़ कंडीशंस पहले बताई जा रही थी अब स्टेबल हो गई हैं?
देखिए इस तरह है कि रात को 3 बजे जैसी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, उसके बाद ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरनाई है यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और पूरे ज़िले में जो था वो मवासलाती निज़ाम समेत बिजली जो थी वो निज़ाम दरम बरम वो कर गया था और बिजली जो है वो चली गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद जो पैरामेडिक्स या दीगर जो डॉक्टरों का अमला था उन्हें काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है, यहाँ पर वो तमाम तर सहूलियात जो है वो मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो तमाम तर सहूलियात भी मौजूद नहीं है। फजल आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया है जो तमाम तर सूरत हाल है, बिल्कुल वो सहूलियात नहीं है। इसलिए DHO साहब भी पहले कह रहे थे कि हमारे पास 200 के करीब सिर्फ हरनाई की हम बात कर रहे हैं कि आए हैं, हमारे पास जख्मी आए हैं और हमने 20 से 25 लोगों को कोयटा रेफ़र कर दिया है क्योंकि इंतजामात को जिस तरह से खेमे लगा के वहाँ पर अब बेड लगाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि लोगों का जो है वहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। और अभी तक भी जो दूर दराज के इलाके हैं, जो देहात हैं, वहाँ से भी ज़ख्मियों को लाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन इकरा जारी है। अभी भी लोग मलबे तले बिल्कुल ऐसी हमदा। और इसके साथ साथ जिस तरह से फजल साहब आपने भी बता रहे हैं कि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जो है क्योंकि वो भी जारी है और साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी जारी है, तो सूरत हाल थोड़ी डिफ़िकल्ट वहाँ पर बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर काम है जो कि भी हो रहा है इमदादी काम। रात गए 3 बजे के बाद जो है 3:01 पर जो है ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और रात होने की वजह से और फिर इस वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया की बात करें और कई लोगों का यही कहना है कि जो रिहायशी हैं उनसे बात करें तो वो यही कह रहे हैं कि हमें अपनी मदद आपके तहत करना पड़ा क्योंकि रात का वक्त था, बहुत ज़्यादा मसाइल थे, बिजली का चले जाना, फिर अस्पतालों में प्रॉब्लम्स थे, उस तरह से अस्पतालों में डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, इमरजेंसी की कैफियत जो थी वो थी। और अभी तक आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी होना, ज़ख्मियों के अभी दूर दूर से आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है। हाल में जिस तरह से हमने देखा कि 20 कैजुअलिटीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं अब तक और इसके अलावा अगर हम देखें तो 300 से मतलब कहा जा रहा है ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि मलबे तले जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत सारे अफराद अभी भी दबे तले होने की उसकी है कि इतलात हैं, तो इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे, 92 न्यूज़ आपको बताता रहेगा कि सूरत हाल क्या है और जो ताज़ा तरीन इतलात होंगी वो आपके साथ शेयर हम करते रहेंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि बुलंदो बाला पहाड़ उन्हीं लोगों के सामने सर झुकाते हैं जो पहाड़ जैसा दिल भी रख रहे होते हैं। बिल्कुल हमजा, हम पाकिस्तान की बाहिम्मत कोहपेमा सरबाज खान की बात कर रहे हैं जिनका शुमार भी ऐसे ही शेरदिल जांबाजों में होता है। वो नेपाल में वाक़या दुनिया की 7वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट धौलागिरी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन के। और अल्पाइन क्लब है जी, क्या बात है इकरा, मतलब क्या कहा जाए, सरबाज ने कामयाबी से 8,167 मीटर बुलंद जो चोटी है वो सर की है और अल्पाइन क्लब जो है उसने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। सरबाज खान को 8,000 मीटर से ज़्यादा बुलंद दुनिया की 9 चोटियां सर करने का है। मैंने तो देखी भी नहीं है ओके, बेशतर लोगों ने नहीं देखी है, वैसे पता नहीं एक भी देखी होगी कि नहीं देखी होगी, ये भी एक सवाल है। हाँ जी, ये भी एक सवाल है। खैर साल 2019 में सरबाज खान बगैर इजाफी ऑक्सीजन के इस्तेमाल के लाहौस्टे पहाड़ के को जो उन्होंने वो सर किया और वो भी पहले पाकिस्तानी बने जिन्होंने ये जो चोटी सर की। उसके अलावा नेपाल में मौजूद लाहौस्टे 8,516 मीटर ऊंचाई के साथ चौथी बुलंद तरीन चोटी है। बिल्कुल क्या बात है, सरबाज खान तो छाए में है जी। और सरबाज से पर बात ही क्यों ना कर लें अब हम, मतलब कि उनको मुबारक दें, उनका एक्सपीरियंस भी जानने की कोशिश करते हैं। सरबाज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अभी हम यही जो बात कर रहे थे कि लोगों ने देखी नहीं है, आप सर किए जा रहे हैं, क्या प्लान है आपके? वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई। तो जी बिल्कुल, मैं माउंट धौलागिरी दुनिया का 7वां पीक सबमिट करके मैं नेपाल आया हूँ, काठमांडू पहुँचा हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया 92 चैनल पे। बिल्कुल। अच्छा सरबाज, ये बताइएगा कोई मुश्किलात पेश आई हैं आपको ये जब चोटी सर कर रहे थे आप? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सीज़न आटम ख़ज़ां का सीज़न है और इसमें बर्फ़ फ्रेश ताज़ा बर्फ़ पड़ती है और उसका एवलांच का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो जब हम पहले समिट पुश पे जा रहे थे तो मैं तो लगातार 3-4 दिन बर्फ़बारी हुई और हम पहले समिट पुश पे नाकाम रहे। उसके बाद फिर हमने और जो फिक्सर्स थे और जो मेन पावर थी उनको बुला के फिर तकरीबन हमने 9 क्लाइंबर्स जो कि लीड कर रहे थे, रस्सी फिक्स कर रहे थे, तो फिर मुमकिन बन गई दूसरे दिन।
ठीक है सरबाज, मतलब कि 8,000 मीटर से जो बुलंद चोटियां हैं 9 आपने सर कर ली हैं, कितनी रह गई हैं और कितना टाइम आपने सोचा है कि बस इसके अंदर करके जो है अब मैंने ख़त्म करना है, ये तो टेंशन जहन से ख़त्म हो, अब दूसरा साइकिल शुरू करना है इसके बाद? इंशाल्लाह हमजा भाई, दुनिया में 14 पीक्स, मेरा मिशन समिट 14 है, उसमें से मैं 9 पीक्स जो कि ज़्यादा सख्त और ज़्यादा सख्त पीक्स समझे जाते हैं उनको मैं सबमिट कर चुका हूँ, और बाकी रह गए मेरे 5 पीक्स जो कि एक पाकिस्तान में रहता गशबरूम 1, 2 नेपाल में और 2 चाइना में रहते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि मैं 2023 तक मैं अपना पूरा जो 14 मिशन है कंप्लीट कर लूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सरबाज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने 9 जो चोटियाँ वो सर कर ली, आपने पहले पाकिस्तान ही की क्यों चोटियाँ सर नहीं की मुकम्मल? आप चले गए नेपाल का सोच लिया आपने, ख्याल आ गया, चीन का ख्याल आ गया, ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि पाकिस्तान में सीज़न सिर्फ समर सीज़न होती है, और समर सीज़न के अलावा नेपाल में 3 सीज़न है, आटम, इवन विंटर भी होती है नेपाल में, लेकिन आटम स्प्रिंग भी यहाँ पे होती है। तो उस हिसाब से जब हम वहाँ से फारिग होते हैं समर से, तो फिर नेपाल की तरफ रुख कर लेते हैं और नेपाल के पहाड़ों पे कोई पैमाना कर लेते हैं। ठीक है सरबाज, ये ख़तरों का जो शौक़ है ये कैसे पैदा हुआ था? कभी खौफ नहीं आ जाता है? मतलब इतनी ऊंचाई देख के तो जो देखने वाला होता है उसको ही खौफ आ जाता है, फिर आप फैसला करते हैं कि नहीं अब इसको सर करना है, तो कभी ऐसा होता है कि खौफ आ रहा, और रातें कैसी होती हैं वहाँ पर डर नहीं लगता आपको? क्योंकि मेरा ताल्लुक हुंजा अलियाबाद से है, और अलियाबाद हुंजा का एक क्लाइंबिंग की बहुत तारीख रही है, जिसमें नज़ीर साबिर, अशरफ मान, समीना बेग, रजब शाह, इस तरह के, अमीर मेहदी जिसने 1954 में पहला K2 असेंट में उसने हिस्सा ली। तो इवन ये मेरा ये जो पीक था, ये मैं अमीर मेहदी जो कि हमारा बहुत ही पुराना कोपेमा था, जहाँ जिस वक्त किट भी प्रॉपर किट इक्विपमेंट भी नहीं थे, तो मैं उसको डेडिकेट किया है। तो एक तारीख रही है, हम बचपन से सुनते आए थे कि क्लाइंबिंग के बारे में, तो लाजिम बात है जब मैं इस फील्ड में खुद आया तो मेरा शौक़ पैदा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 के बाद लगातार मेरे ये 9 अटेम्प्ट्स 8000 पे लगातार सक्सेस हुई और कामयाबी। ज़बरदस्त। अच्छा सरबाज, ये बताइएगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इक्विपमेंट पहले नहीं थे, तो अब जब आप जा रहे होते हैं किसी भी मुहिम पे, तो इक्विपमेंट होता है या फिर आपको कोई स्पॉन्सर वगैरह मिल रहे होते हैं? जी बिल्कुल, मेरा स्पॉन्सर है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और सरीना होटल्स। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, खासकर सरीना और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने। ठीक है सरबाज, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बातें, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये बड़ा ही, वैसे तो बड़ी खुशी होती है कि जब इस तरह से मतलब कि कोई सर कर रहा होता है, लेकिन वैसे खौफ ही आ रहा होता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। क्यों कहते हैं कि हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात है, बचपन से सुनते आए हैं। और देखें ना कि यहाँ पे उनका कि समर सीजन में हो रही होती, तो फिर जब आगे विंटर्स और ऑटम वगैरह इस तरह से आते हैं तो हम वो मूव कर लेते हैं। 14 टारगेट थे हमारे, 9 कर लिए हैं सरवाज ने, 5 रह गए, और 2023 तक जो है इसको भी मुकम्मल कर लेना है। और हम दुआ भी करेंगे, गुड लक भी उनको कह रहे हैं कि जी कि वो जो उनका टारगेट है उसको लाजमी तौर पर अचीव करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वैसे बड़ा मुश्किल शौक है ये, और ये उनको ही हो सकता है जिनके दिल इतने बड़े हैं। बहुत ज़्यादा ये ख़तरा भी होता है यहाँ पर। हमने जैसे देखा पहले भी, हम कितने इस तरह से जाते हैं, हमारे मुहिम जो वगैरह इस तरह से उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कई दफ़ा वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह से 9 चोटियाँ जो हैं इस टाइम वो सर कर चुके हैं। 5 रह गई क्योंकि दुनिया की जो है टॉप वो 14 है, तो सिर्फ 5 रह गए। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे खूबसूरत और दीदा ज़ेब दिखने वाले जो रंग बिरंगे दुपट्टे ओढ़ने पे हमें बड़े अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, दिलकश नज़र आ रहे होते हैं, मुनफरिद नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी रंगाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये भी ये कहते हैं पूरी टेक्निक है, और ख़वातीन ढूंढती रहती हैं कि जी किसके पास जाना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम लोग भी कभी जाए ना, तो हम लोग किसी ऐसे, मतलब हमें कोई कहे ना कि इसके पास चले जाए, ऐसे जिसके पास हम जाते होंगे, जिसे पता हो कि अच्छा करते हैं, उसी के पास जा रहे होते हैं। कितना होता है? बिल्कुल, उसका नखरा भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो उसकी कीमत होती है वो भी बड़ी ज़्यादा होती है। इधर रख दो, मैंने सुना वो जी इधर रख दो, मैं कर दूंगा, वो ज़्यादा बात भी नहीं सुनता। लेकिन अब जिस तरह से हम देखें ना कि रंग साज जो होते हैं वो मुख्तलिफ रंगों के इम्तजाज से एक रंग की तख्लीक कैसे
कैसे करते हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए हम शाइस्ता शेख की उन्होंने तैयार किया, खुसूसी हम उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो तैयार कर रहे होते हैं। ज़हनी तख्लीक और कमाल फन से अपने तजुर्बे को बुरूए कार लाते हुए दुपट्टों और कपड़ों की रंगाई करना इतना आसान नहीं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि काला कपड़ा रंगने में सिर्फ काला नहीं बल्कि भूरा और लाल रंग का इम्तजाज होता है। वहीं हर रंग के लिए कौन से रंग का पाउडर दरकार होगा, रंगसाज खूब जानते हैं। हर कलर में भी सिंगल कलर के साथ कोई भी कलर मैच नहीं होता, हर कलर के साथ कोई ना कोई कलर ज़रूर अटैच होना है। अगर आपने ब्लैक भी करना है तो सिंपल ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक के साथ 3-4 कलर्स डलेंगे तो वो शेड बनेगा। अगर ब्लैक कलर रेड ट्यून में है तो उसके साथ ये है कि हमें रेड भी ऐड करना पड़ेगा, पर्पल भी ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा येलो भी ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके साथ सेम मैचिंग होगी। आग के चूल्हे, दहकती परात और गर्मा गर्म पानी में दुपट्टे रंगने पर जान का खतरा भी लाहक रहता है। कई रंगसाजों ने नुकसानात भी उठाए, लेकिन फिर भी ये मेहनतकश हलाल बसिलसिलाए रोजगार चलाए हुए हैं। गर्म पानी भी पड़ जाता है। एक हमारा भाई था वो भी इस तरह जल गया था, वो भी फौत हो गया। हो जाता है कभी कभी, वो वैसे जो है ये लीक हो गया था, चूल्हा जो ना वो लीक हो गया था, वो फिर आग उसमें से उसको पड़ गई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुपट्टा रंगने में जरा सी गलती, कपड़े गुम हो जाना समेत मतलूबा रंग में रंगाई न होने पर खवातीन की चिकनी चुपड़ी बातें बर्दाश्त करना भी इन कारीगरों का हौसला है। 4 रंगों की मदद से लातादाद रंगों की तख्लीक का फान एक तजर्बाकार रंगसाज का ही खासा है, इसीलिए तो ये किसी आम के बस की बात नहीं। कैमरा में जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम उस महंगाई का जिक्र करने जा रहे हैं कि मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इस मामले को डाला जा रहा होता है, और हम देख रहे होते हैं कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा ही होता है। और अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होश रुपा इजाफा। बिल्कुल, हमने कराची की बात की थी, इसी तरह पंजाब में और दीगर हिस्से जो है मुल्क के, उधर भी महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। ख़ास तौर पर अगर हम चिकन की बात करें तो चिकन 370 रुपये से बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो में कोयटा में भी बेचा जा रहा है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि पंजाब से कोयटा और मुल्हिका इलाकों को मुर्गी जो है वो सप्लाई होती है, वहीं से कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर यही सूरत हाल रही तो चिकन की कीमतों में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। और चिकन महंगा होने की वजह से फार्मी अंडे भी महंगे हो गए हैं, जबकि लाहौर में भी कीमतों को पर लग गए हैं। मज़ीद 11 रुपये इजाफे के बाद चिकन 360 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। अच्छा, महंगाई के सताए अवाम बेचारे मुर्गी का गोश्त जो है वो महंगा होने पर बिलबिला उठे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाए, 2 वक्त की रोटी खाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब मुर्गी फरोश कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो रही हैं और उनका जो असर है वो इन चीज़ों पर पड़ रहा है। ये तो हमेशा से हमारा मौक़िफ़ रहा है। डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, पेट्रोल का मसला है, मतलब डीज़ल की वजह से कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी हो गई है कि हमें मज़ीद जो है फ़ीड हमें महंगी डालनी पड़ रही होती है। मुख्तलिफ मसाइल, लोग क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं, और चिकन महंगा होने पर लोग कितने परेशान हैं, उनसे जानने की कोशिश की है, वो आपको सुनाते हैं। एक गरीब आदमी जो है मुर्गी खरीद सकता था, उसको भी इन मुनाफाखोरों ने इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी उसे खरीदने से भी बेजार हो गया। गरीब आदमी का ये था कि चिकन आराम से खा लिया करता था कि एक अफोर्डेबल प्राइस में थी, अभी काफ़ी डाउन भी थी। 420 रुपये किलो अभी मैंने खरीदी है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, लोग बागों की रेंज से बाहर हो गई है। लोग बाग जो पहले खा रहे थे अब वो भी नहीं खा सकेंगे। 300-400 रुपये 500 रुपये कमाएगा तो मुर्गी लेगा तो रोटी भी नहीं ले सकेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बाजार का जो रेट है वो पूछ के आया हूँ, 360 उसने बताया मुझे जो चिकन है। अब मॉडल बाजार में भी 360 मिल रहा है, तो डिफरेंस क्या है? एक आम मजदूर है, कैसे वो सर्वाइव करेगा? आई डोंट नो अबाउट दैट। चिकन को देख लें आप, 400 रुपये रेट हो गया है। पहले के हालात को देख लें और अब के हालात को देख लें तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा कि कीमतें कम की जाएँ। हमारे बड़े गरीब लोग जो हैं वो बहुत पिछड़े हैं, तो लिहाजा इसलिए कि महंगाई कम की जाए। सफ़ेद पोश आदमी है, जब भी हम जाते हैं 5, 10, 20, 50 हर चीज़ पे बड़ा हुआ होता है। हाय खान साहब, आपने तो लोगों से ना जीने का हक भी छीन लिया। जो लोग पहले बेचारे कहते थे ना कि हम लोग मुर्गी गोश्त नहीं खा सकते थे, वो मुर्गी खा के गुजारा कर रहे थे, आपने तो वो हक भी उनसे छीन लिया। लोगों
की राय आपने सुनी है, लोग बड़े परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। इसी पर हम बात करेंगे कराची से नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शराज, बताइएगा कराची में इस वक्त जो चिकन है वो किस भाव मिल रहा है और जो कीमतों में इजाफा होता जा रहा है रोज़ बरोज़, वजूहात कुछ सामने आई हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, चिकन की कीमतें तो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और कुछ अर्सा हमने देखा था कि चिकन की प्राइसेस कंट्रोल हुई थी, लेकिन इसके बाद अब जो है एक मरतबा फिर चिकन की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त कराची में 90 रुपये किलो तक महंगा हुआ। 350 से 360 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो गोश्त फरोख्त हो रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में जो है इसकी कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं और 430 रुपये से लेके 450 रुपये किलो तक जो है वो मुर्गी का गोश्त मिल रहा है, जबकि जिंदा मुर्गी जो है वो 270 से 280 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि एक तरफ हुकूमत महंगाई को कम करने के बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, इंतजामिया की जानिब से भी प्राइस कंट्रोल के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कहीं भी अमली इकदाम होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से मुनाफाखोर जो हैं वो सरगर्म हो गए हैं। मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं कि कभी बताते हैं कि चिकन की कीमत जो है सप्लाई और डिमांड का जो फ़र्क है वो बढ़ गया, कभी कहते हैं कि फीड की कीमतें बढ़ गई हैं, तो कभी पेट्रोलियम मसनूआत को जवाज़ बनाते हुए कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया जाता है। पेट्रोल 5 रुपये लीटर 4 रुपये लीटर महंगा होता है, लेकिन चिकन की कीमत जो है 20 से 25 रुपये एक ही रोज़ में बढ़ा दी जाती है। और इसी तरह जब भी सारिफ जो है चिकन खरीदने मार्केट जाते हैं उन्हें नया रेट जो है वो सुनने को मिलता है। जब इसके अलावा शहरियों का यही मुतालबा है हुकूमत से कि प्राइस कंट्रोल का जो निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए, सप्लाई डिमांड का जो फ़र्क है उसको जो है मुतवाज़न रखने के लिए हर वक्त जो है इक़दाम करने चाहिए, लेकिन सूरत हाल इसकी बिल्कुल हमें बरक्स ही दिखाई देती है। और इसी वजह से अब शहरियों का ये कहना है कि जो गरीब लोग हैं जो 700 से 800 रुपये फ़ी किलो गाय का गोश्त नहीं खरीद सकते, कराची में मटन 1300 से 1400 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त होता है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शराज, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। बात पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, बताइएगा बुनियादी वजूहात क्या हैं, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें असल में अगर हम ये पोल्ट्री की कीमतों की बात करें तो ये प्योरली किसी के हाथ में नहीं होता, ना फार्मर के हाथ में होता है, ना ये किसी और बंदे के हाथ। ये मार्केट फोर्सेस हैं, इसमें सप्लाई डिमांड का वो कहते तो हैं कि किसी को अच्छा नहीं लगता कि हम सप्लाई डिमांड की बात करते हैं। अगर आप याद करें तो ये रमज़ान के महीने से पहले रमज़ान में ये इसी तरह कीमतें बढ़ी थी और इसी तरह शोर उठा था और लोगों ने इस पे थोड़ा सा मुश्किल आई थी उनको। फिर आप वो शायद किसी को याद नहीं कि बड़ी ईद के ऊपर ये 125 रुपये किलो पे चली गई थी और उस वक्त किसी को याद नहीं था कि ये उस फिनोमेने में उस वक्त में पोल्ट्री फार्मर जो है उसका काम बंद हो रहा होता है, वो नुकसान करके इस काम से निकल रहा होता है। और उसके बाद अब दोबारा सप्लाई डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई कम है, तो इसमें इसका और किसी के बस में नहीं होता कीमतों को बढ़ाना या कम करना। अगर पोल्ट्री वालों के हाथ में कीमतों को बढ़ाना होता तो फिर 125 वो नहीं करते, वो हमेशा ही इसको 500 पे रखते। तो इसमें थोड़ा सा ये डेफिनेटली ऐसी चीज़ है कि अब पिछले अगर आप देखें स्पेशली 3-4 साल में कई गुना इजाफा हुआ है इनपुट कॉस्ट में। ये ना कि परसेंटेज नहीं कह रहा मैं, 3 गुना तकरीबन इजाफा हो गया पिछले दिनों में जी। और उस पिछले सालों में 3-1 सालों में ना। अब इसमें यह है कि अब हमारी एक और भी लोगों से इस्तदा है कि आप चिकन का मीट है, एक इसके साथ बीफ है और इसके साथ बकरी का गोश्त है या मटन है। तो मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ कि आपके ख्याल में चिकन के प्राइस की क्या वैल्यू होनी चाहिए? आया वो मटन से आधा होना चाहिए या 1/3 होना चाहिए? क्योंकि चिकन भी इसी तरह प्रोड्यूस होता है जिस तरह बीफ या मटन प्रोड्यूस होता है, उस पर कॉस्ट लागत आती है। हम ऐसी प्राइस को रेफरेंस ना रखें कि जब पोल्ट्री फार्मर नुकसान ये करके जा रहा होता है। कि एक तो ये मौक़िफ़ है कि जो हमेशा से हम सुनते भी आ रहे हैं, इसको कवर भी करते आ रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई का। दूसरा मामला डॉलर से अब कुछ रिलेट किया जा रहा है, फीड महंगी हो रही है वो बात की जा रही है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, इस वजह से भी कुछ इजाफा हो रहा है। ये फैक्टर्स कितने अहम हैं इसके साथ? जी बहुत बड़ा फैक्टर है पोल्ट्री में, तकरीबन आपकी एग्रीकल्चर में बल्कि बहुत बड़ा कंपोनेंट इंपोर्ट होता है, केमिकल सारे इंपोर्ट होते हैं। सोयाबीन एक मेन इंग्रेडिएंट है जो कि एडिबल ऑयल भी इससे निकलता है, वो भी इंपोर्ट होता है। कनोला इंपोर्ट, तो बहुत बड़ी पार्ट ऐसा है। अगर फाइनेंशियली देखें तो ऑलमोस्ट 70% जो अजनास हैं वो इम्पोर्टेड हैं।
तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के साथ हमारा इस्तदा है वो है कि ऐसी चीज़ जो कि फूड में एज रॉ मटेरियल आ रही है उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाना या ड्यूटी लगाना काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उससे स्वाय महंगाई के और कुछ नहीं होगा। और इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं जी कि उसके ऊपर कम से कम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होते उसके ऊपर सेल्स टैक्स या ड्यूटी नहीं होनी चाहिए थी। और 2013 में कोई ड्यूटी या सेल्स टैक्स नहीं था इस किस्म के आइटम्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि हम तो कुछ ट्रेंड देखते हैं, जब भी कोई ईद आती है या कोई इवेंट होता है तो हम देखते हैं कि जो मुर्गी की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें जब सर्दियां आ रही होती हैं तो अंडों की जो कीमत है उसमें भी इजाफा हो जाता है। ये क्या अब जब सर्दियां आ रही होंगी तो अभी जिस तरह की कीमत अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो अब जब सर्दियाँ आ रही होंगी तो क्या ये कीमतों में मज़ीद इजाफा भी होगा, इसके भी इम्कानात हैं? देखिए मार्केट फोर्सेस हैं, एक ट्रेंड्स होते हैं, जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। और एक और बात याद रखें कि जब कीमत कम होती है, नुकसान हो रहा होता है, उससे पोल्ट्री श्रिंक हो रही होती है, प्रोडक्शन कम हो रही होती है। जब भी रेट ज़्यादा होता है तो वो लोग वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि कम रेट वजह बनती है ज़्यादा रेट होने की, और ज़्यादा रेट जो है वजह बनती है कम रेट के गिरने की। तो ये एक डब्ल्यू कर्व चलता है पोल्ट्री का, क्योंकि पाकिस्तान में पोल्ट्री का प्रॉब्लम ये है कि हम फ्रेश बर्ड मार्केट में डील कर रहे हैं। हमने रोज़ फ्रेश मुर्गी दुकान से ख़रीद के ज़िबा करके खानी होती है। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी उतनी डेवलप नहीं हुई, इस वजह से पोल्ट्री की पेरिशेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसी तरह वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट भी बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात थे और मुख्तलिफ उन्होंने रीजंस बताई हैं कि जिस वजह से ये इजाफा हो रहा है। डिमांड एंड सप्लाई पहली चीज़ है और बाकी मामला हैं वो तो हमेशा से आ रहा होता है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ तो यह है कि अब हमें ये बुनियादी अंडरस्टैंडिंग पब्लिक को भी होना, सबको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोविंशियल टॉपिक्स कौन से हैं और फेडरल टॉपिक्स कौन से हैं। तो ये इस पे कंट्रोल करना चाहिए, इंतज़ामिया को भी इसके ऊपर देखना चाहिए कि क्या कीमतें जो है मनमाना उनमें इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इंतज़ामिया ने भी कार्रवाई करनी है, सूबाई हुकूमतों का इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाथ होता है। लेकिन जब पब्लिक बात कर रही होती है, क्योंकि जब बात वजह ये बताई जा रही हो कि डीजल महंगा हो गया इसलिए रेट ऊपर चले गए, देखें जी डॉलर किधर पहुंच गया, फीड महंगी हो गई है इसलिए ये मसाइल आ रहे हैं, तो फिर पब्लिक उसको रेफर कर रही होती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ कि पॉलिसीज़ की वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं, फिर पब्लिक उस तरफ जा रही होती है। लेकिन इंतज़ामिया को जो है इसके ऊपर कोई क्लियर अपना सूबाई हुकूमतों को भी करना चाहिए, सूबाई हुकूमतों को भी कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ जो है वो अपना काम करें। वो सिर्फ बनाई ऐसे ही नहीं जाती हैं, उनको काम भी करना होगा और वो काम करें ताकि इन चीज़ों पर कंट्रोल भी हो सके। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जिंदा लोगों के बाद मरहूम अफराद की भी जाली कोरोना वैक्सीन एंट्रियाँ होने लगी हैं। जिस हमने पहले देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी हुई थी और अब उनके बाद उनकी अहलिया जो है मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज, उनकी भी जाली एंट्री का इंकशाफ हुआ कि जो उनको भी वैक्सीनेट कर दिया गया। हाँ जी, पाक पैक के हवाले से कहा जा रहा है कि जो कैंसिनो वैक्सीन है उसकी डोज का इंदराज सामने आया और उनको जो वैक्सीन की जाली एंट्री है ये 5 अक्टूबर को की गई है। उनके वैक्सीन का जाली इंदराज मेलसी के इलाके में हुआ है और वो तकरीबन 3 साल कबल 3.5 साल कबल जो है इंतकाल कर चुके हैं। अच्छा हमजा, ये तो एक ये केस था ना, अब दूसरे जो हम देखते हैं कि इसहाक डार का भी जाली इंदराज सामने आया। लंदन से बैठे उन्होंने वो लंदन में बैठे हैं और उनका इंदराज यहाँ पर हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जाली वैक्सीन का जो उनका इंदराज है वो मुल्तान में हुआ है कि जी वहाँ पर मुल्तान में कहा गया है कि जी यहाँ पर इनको वैक्सीनेट कर दिया गया इसहाक डार को, जबकि वो लंदन बैठे हैं। अगर ऐसी ही चीज़ें रहेंगी तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो है ना नेगेटिव आप कह लें कि आपका इम्पैक्ट जो है बाहर भी पड़ेगा। वो फिर हम पे यकीन नहीं करते हैं। आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे कौन यकीन कर रहा होगा कि ये शख्स वैक्सीनेटेड है भी या नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और फिर हैरत है इस बात पर कि गवर्नमेंट जब बात कर रही होती है, इंतज़ामिया के लोग जब बात कर रहे होते हैं, वो बात ये कर रहे होते हैं कि जी उन्होंने लगवा ली, ये उनकी तरफ से साजिश की गई और उनका काम ही फ्रॉड करना है, उनका नाम ही ठगी लगाना है। इस तरह के अल्फाज बाकायदा तौर पे वुज़रा की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भाई क्वेश्चन तो आपसे बनता है कि आपका सिस्टम शायद इतना वीक है कि वो लोग ये करने में कामयाब हो रहे हैं। सिस्टम के अलावा ये इंडिविजुअल हमारा अपना भी काम है कि हम लोग, ये हमारी अपनी सेहत की हिफाजत के लिए, तो हम लोग इस तरह के चीट करके ना मतलब अपने सर्टिफिकेट हासिल करें, बल्कि हम लोगों को प्रॉपर जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराना होगा ताकि हम इस बीमारी से जो है ये जो वबा
है, इससे हम जल्द अज जल्द बाहर निकल सके और पाकिस्तान को कोविड फ्री बना सके। लेकिन वो बात दुरुस्त है, लेकिन इकरा इस मामले के अंदर कि जिसमें बेगम कुलसूम नवाज़ के नाम पर, मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर या इसहाक डार साहब के नाम के ऊपर जब हो रहा है, तो इससे लगता ही है कि ये बाकायदा प्लान्ड तो किसी ना किसी तरह से है ना, किसी भी आम के तुम्हारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर हो सकता है अगर करवाना ही है जाली वैक्सीनेशन, लेकिन ये हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है उसमें ये सवाल फिर भी है कि ये हो रहा है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसको कंट्रोल कैसे करना है? इनके तो नाम सामने आगे पता नहीं कितने हैं, नाम ही सामने नहीं आए जिनके शनाख्ती कार्डों के ऊपर वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। खैर, हम अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे इनकम टैक्स गुजारों के लिए। एक नया कानून जो है वो आ गया अब, और ज़राए FBR के मुताबिक 2.5 लाख रुपए से ज़ायद का जो रकम का जो बैंक है डिपॉजिट टैक्स रिटर्न में जाहिर करना होगा, और ऐसे डिपॉजिट से बिजली, गैस और टेलीफोन बिल्स की अदायगी टैक्स से मुस्तस्ना होगी। और सफरी ट्रांसपोर्ट अखराजात, फीस की अदायगी भी टैक्स से मुस्तस्ना होगी। जुर्मानों और माल बर्दारी के अखराजात भी टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। जबकि FBR से ऑनलाइन इंतजाम करने वाले रिटेलर्स की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल की तनसीब करने वाले 1136 बड़े परचून फरोश शामिल हैं। इसी पे हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ज़िशान मर्चेंट साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़िशान मर्चेंट सर। FBR ज़राए के मुताबिक 2.5 लाख रुपए से ज़ायद रकम का जो बैंक डिपॉजिट टैक्स रिटर्न है उसमें जाहिर करना होगा, और जबकि ऐसे डिपॉजिट पर बहुत सी सहूलियात पर टैक्स छूट भी दी जाएगी। इस कानून बनाने का मकसद क्या समझ आता है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कानून है वो ये है कि कोई भी कंपनी जो है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, अगर वो कोई भी एक एक्सपेंस जो पूरे साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसको जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करनी है। पहले वो पेमेंट बाय चेक होती थी, लेकिन अब उसकी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करनी होगी। यानी इसका मकसद ये है कि ये बैंक टू बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, इसमें फिजिकल चेक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और इसको इसलिए लाया गया है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बेहतर हो सके। अलबत्ता इसको लाने के फौरन ही बाद, चूंकि बैंक्स इतने इक्विप नहीं थे इन सारी चीजों के लिए, तो इसको फिल वक्त 1 नवंबर तक जो है इस लॉ को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसमें जो है अभी कंपनीज जो है अपने सिस्टम्स को और अपने बैंक अकाउंट्स को भी वो अपडेट करेंगे। इसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स है वो भी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करने की सहूलत को जो है वो अपने पास इंश्योर करेंगे कि अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो तो वो उसको अकोमोडेट कर सके। लेकिन इसमें बुनियादी मसला ये है कि ये जो ट्रांजैक्शंस जब भी होंगी तो इसमें यकीनन बहुत सारे वो लोग या जो कंपनियां, जो छोटी कंपनियां हैं, वो इसको फिल फॉर जो है अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे, और इसकी वजह से जो है बेजा परेशानियां होंगी उन बिजनेसमैन को कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है और छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। शायद रूरल एरियाज वाली जो है, कराची, लाहौर वगैरह, उधर तो शायद फिर ये काम किसी न किसी हद तक हो सकेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि जो दूरस्थ जो शहर है या जो इतने ज्यादा आबाद नहीं है, जो या वहाँ पे बैंकिंग की फैसिलिटीज जो है वो इतनी अच्छी तरीके से अभी नहीं मौजूद है, वहाँ पे यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगरचे ये बात तो आपने की कि जैसे पेमेंट ऑफ टैक्सेस है या यूटिलिटी बिल्स है या फ्रेट है, इसके लिए जो है फिजिकल चेक्स का इस्तेमाल अब भी होता रहेगा। अच्छा, ठीक है ज़िशान मर्चेंट साहब, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। 2.5 लाख रुपए से ज़ायद रकम का बैंक डिपॉजिट टैक्स रिटर्न में जाहिर करना होगा, ये किन लोगों के लिए है? ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कल से चल रही थी, ज़रा समझ भी नहीं आ पा रही थी कि अगर हम अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करवाते हैं 2.5 लाख रुपए का, तो हमने भी उसको रिटर्न के अंदर शो करना है, नहीं करना, और ये बड़ा मुश्किल मामला हो जाएगा अगर सबको ये रिटर्न के अंदर शो करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहे थे। देखिए, ये सिर्फ मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर है और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर है। एक आम शहरी के लिए, एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन के लिए, एक सैलरी टैक्स के लिए इसका इतलाक नहीं होता। और ये सिर्फ वो जो कंपनियां SECP के साथ रजिस्टर्ड है उनके ऊपर इसका इतलाक होता है, और उन्हीं को जो है ये ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है। और रिटर्न में डिस्क्लोजर की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रिटर्न में तो आप जो भी ट्रांजैक्शन अपनी करते हैं उसका एक प्रॉपर उसका अकाउंट दिया जाता है। यानी साल में अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो उसका टोटल दिया जाता है। बैंक ट्रांजैक्शंस का
ना हिसाब किताब कोई दे सकता है, ना इस तरह से पॉसिबल होगा रिटर्न ऑफ इनकम में। ठीक है सर, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं और हम भी देखते हैं कि अक्सर अर्बन एरियाज़ की जिस तरह से आप बात कर रहे थे, बड़े शहरों की भी, यहाँ पर भी अक्सर सर्वर डाउन आपको मिलते हैं। अगर आपको कभी अपनी बैंक की ब्रांच में जाना पड़ जाए, कोई भी बैंक हो, आप उधर जा रहे हो, तो छोटे इलाकों में तो वाकई बहुत बड़े मसाइल इसमें होंगे। तो क्या ये अभी बर वक्त नहीं है या इसका कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए आपके नज़दीक, वो भी बताइएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ये कंपनीज जितनी भी हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या छोटे बिजनेसमैन हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक शिक मौजूद है जो ये कहती है कि 10,000 रुपए से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उसको आपको क्रॉस बैंक अकाउंट से करना है, यानी चेक उसका देना है, क्रॉस चेक। फॉर इंस्टेंस पार्टी ए जो है वो पार्टी बी के नाम से चेक देगी, पार्टी सी या डी का चेक नहीं देगी। तो लॉ तो मौजूद है, आज से नहीं, 2001 से, बल्कि उससे पहले 79 का जब ऑर्डिनेंस था उस वक्त से ये शिक मौजूद है। लेकिन अब ये ऑनलाइन ट्रांसफर्स की जो ये जिद्दत लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त हम इसके लिए प्रैक्टिकली तैयार नहीं है और ये केओस होगा और परेशानियां, इसमें लोगों को परेशानियां उठानी पड़ेंगी और एफबीआर को भी कहीं ना कहीं जाके ये बाद में रियलाइज होगा कि शायद इस वक्त हम इस स्टेप के लिए रेडी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ज़ीशान मर्चेंट साहब, जिस तरह से नए मुजवज़ा कानून में पॉइंट ऑफ सेल इस्तेमाल करने वालों को फ़ायदे भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि उन्हें पॉइंट्स की बुनियाद पर जुर्मानों से भी छूट दी जाएगी, आप समझते हैं कि ऐसे इकदाम जब करेंगे तो फिर पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है उसका इस्तेमाल का जो रुझान है वो भी आम हो जाएगा, कॉमन हो जाएंगी चीज़ें फिर ये? देखिए पॉइंट ऑफ सेल का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और लोगों की जो सेल, अगर पहले कोई सेल प्रॉपर नहीं दिखाता था तो वो अब मजबूरन दिखाना शुरू कर देगा। अब इसके पीछे एफबीआर जो है वो एक बड़ी जबरदस्त ड्राइव कर रही है जिसमें वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन लोगों की जिनको जो है ये पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर होने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि उनके ऊपर टैक्स रेट जो है वो 17% से कुछ कम कर दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इस पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर भी बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और जो टियर 1 रिटेलर्स का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके लिए ना सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देना जरूरी है, बल्कि इस अवेयरनेस के साथ साथ उन्हें ये बताना भी जरूरी है कि उनको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स होगी। बिल्कुल ठीक है ज़ीशान मर्चेंट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे आप बात कर रहे थे, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, लेकिन उनमें से एक अनमोल जो नेमत है वो हमारी बिनाई भी है और आंखों की रोशनी से हम दुनिया के तमाम रंग देखते हैं, मगर हम में से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी आंखों की कदर ही नहीं करते हैं, ना उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं। हिफाजत वाला तो सीन ही नहीं है ना, हमें पता ही नहीं है कि हिफाजत कैसे करनी है, जिसकी वजह से आंखों के अमराज में इजाफा देखा जा रहा है और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 2200 मरीज़ आंखों के कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं और बड़ी तादाद जो है इसमें बच्चों की है और तशवीशनाक बात भी यही है कि इन मरीज़ों में 30% जो तादाद है वो बच्चों की होती है जो हमारा मुस्तकबिल हैं और मुख्तलिफ रीज़न्स अब बताए जा रहे हैं जो अभी तक की स्टडीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही हमजा माहिर अमराज़ चश्म कहते हैं कि आंखों के जो कैंसर है उसके इलाज जो है वो भी बहुत ज़्यादा ही पेचीदा होता है और एक तरफ हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कैंसर को और दूसरी तरफ हम इसको जो बिगड़ जाने वाले जो हिस्सा होता है उसको असली हालत में लेके आना होता है, तो वो बड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट सा काम हो जाता है। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि आंख में हल्का सा उभार या ना समझ आने वाली तकलीफ महसूस हो तो फ़ौरी अपना चेकअप कराएं, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब ट्यूमर या सरतान को रोकना पहला चैलेंज होता है, अगर ये फैल जाए तो आंख ज़ाया भी हो सकती है और गफलत के नतीजे में मौत भी वाक़ई हो सकती है और बड़ी तादाद बच्चों में होना, ये बहुत हैरत की बात है कि बच्चों में आँख के कैंसर की शरह इतनी ज़्यादा है। इसकी वजूहात क्या हैं, क्या स्टडीज़ अब तक हुई हैं और किसी शख्स को मतलब कि डायग्नोज हो जाए कैंसर है तो क्या पाकिस्तान में इलाज भी मौजूद है या नहीं है? माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की ये तमाम बातें कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, बच्चों में कहा जा रहा है कि आंख का जो कैंसर है इसकी शरह बढ़ती चली जा रही है और तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है इस स्टडी के मुताबिक, और दूसरा वजह क्या है?
देखिए एग्जैक्ट 100% तो कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हमेशा उसके रिस्क फैक्टर्स या उसके जिन चीज़ों की वजह से वो हो सकते हैं वो तो आप लेबल कर सकते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ पिन पॉइंट करना उसमें अक्सर पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर हैं कि जो रिस्क फैक्टर हैं हम उनको कम करने की कोशिश करें। ओवरऑल आप अगर पूरी दुनिया में देखें और पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आपको देखने में मिलेगा कि जितने भी कैंसर हैं, ना सिर्फ आंखों का बल्कि बाकी जिस्म के जितने भी कैंसर हैं वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर इसमें दो चीज़ें जो हैं वो जिनको ब्लेम किया जा सकता है, जिन्होंने जो चेंज हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो है एक तो आपका एनवायरनमेंट जिसके अंदर आपकी पोल्यूशन बढ़ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो हैं आपका उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसके अलावा जो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी चेंज हो गई हैं। खाना जो हम खाते हैं उसमें जंक फूड कई इस तरह के केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ करता है जो लॉन्ग टर्म के अंदर बॉडी में कैंसर और इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं। तो आइज़ की अगर तरफ या आँखों की तरफ हम आएँ तो उसमें भी यही मामलात जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों में भी उसका असर आ रहा है, और बच्चों में ज़्यादातर ये चीज़ें जो है वो जेनेटिक होती हैं या मौरूसी होती हैं। पेरेंट्स के अंदर उनके जीनोम में ऐसी चेंजेस आती हैं जो आगे ट्रांसफ़र होती हैं और फिर कैंसर का सबब बन सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में ये भी कहा जाता है कि स्क्रीन टाइम जो है वो उस वजह से भी ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो ये ज़रा हमारी जितने भी व्यूअर्स खास तौर पे जो मदर्स देखती हैं उनके लिए बता दीजिएगा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम होना कितना चाहिए और किस उम्र तक मतलब वो होगा टाइम, और कितना ज़्यादा ख़तरनाक है अगर ये वो यूज़ कर रहे होंगे तो उनको फिर ये मसला हो सकता है। देखें, अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर को तो स्क्रीन टाइम से हम बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली स्क्रीन टाइम का कैंसर से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम की वजह से और बहुत से मसाइल हैं जो बच्चों में पैदा हो रहे हैं। डेली बेसिस के ऊपर हम बच्चों को देखते हैं जो हमारे पास आते हैं जिसमें आँखों का टेढ़ापन बहुत कॉमन होता जा रहा है बच्चों के अंदर, और इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है आँखों के नंबर के साथ है या आँखों की ऐनक के साथ है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से रिफ्रैक्टिव चेंजेस या आँखों का नंबर चेंज होना शुरू होता है। पेरेंट्स को तो नहीं पता लगता, ना बच्चे बताएंगे, अक्सर उनको तब पता लगता है या स्कूल से उनको बताया जाता है कि बच्चे को नज़र नहीं आ रहा, वो कंप्लेन कर रहा है, या आँखों में टेढ़ापन या उसकी डेविएशन डेवलप होनी शुरू होती है, तो वो फिर रिपोर्ट करते हैं। और मसला ये है कि जब ये चीज़ें एक दफ़ा शुरू हो जाती हैं तो इनको बैक ट्रैक करना, इनको वापस लेके जाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। हाँ जी, इसलिए बेहतर ये होता है कि पहले प्रिवेंशन एहतियात कर लीजिए। हाँ जी, अच्छा, आइडियली और जो रिकमेंडेड है, कितने साल का जो बच्चा है उसका स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? मतलब कि वैसे तो बच्चों को नहीं कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल भी उस तरह से यूज़ ना कर रहे हों और टीवी भी ना देख रहे हों, लेकिन फिर भी कितने उम्र तक उनको कोशिश करना चाहिए कि दूर रखा जाए? देखिए, उसमें WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो रिकमेंडेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 साल से नीचे तो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि आप दे ही नहीं सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और 5 साल से नीचे 1 से 2 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब लेकिन अब आप देख लें, अब आप इसी को देख लें कि हम खुद ही ये गाइडलाइन अनइंटेंशनली वायलेट कर रहे हैं। कोविड के दिनों में ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, तो नेचुरली ना चाहते हुए भी हम वो रिकमेंडेशंस वायलेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम कैंसर की बात कर रहे हैं, आंखों के कैंसर की अलामात क्या होती हैं और पाकिस्तान में इलाज मौजूद है? देखें, ये एक बहुत ही एक अंडर डिस्कस्ड और अंडर ट्रीटेड सा टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर। कैंसर जिस तरह बाकी सारे अच्छे तरीके से ट्रीट हो नहीं पा रहे हैं, उसमें अगर हम आँखों की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोई सा भी सेंटर ऐसा मौजूद नहीं है जो आँखों के कैंसर को ट्रीट करता हो। अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ 1-2 जगहों के ऊपर इस तरह के हॉस्पिटल्स जो है जो आँखों से रिलेटेड कैंसर्स को ट्रीट कर सकते हैं, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में वो भी बनेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली अलामात डॉक्टर साहब, अलामात जो हैं, देखें इसमें पहली चीज़ तो ये है कि अलामात उस वक़्त आती हैं जिस वक़्त ये कैंसर ज़्यादातर आगे बढ़ चुका होता है। आँख के अंदर के कैंसर की बात कर रहा हूँ। जो ज़ाहिरी कैंसर हैं वो तो पेशेंट को ख़ुद भी पता लग जाता है, आईलिड पे है, स्किन पे है, आसपास है आँख के, तो वो तो डॉक्टर के पास चला जाएगा और उसको चेक कर लेंगे। लेकिन जो आँख के अंदर हैं उसका उनको काफ़ी लेट पता चलता है। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि साल में 1 दफ़ा कम अज़ कम लाजमी अपनी आँखों का एक जनरल चेकअप ज़रूर करवाया जाए। बाकी नज़र का कम होना, आँखों के आगे अक्सर फ्लोटर्स वगैरह उनका आना,
फ्लैशेस ऑफ लाइट। सर में दर्द भी एक रीज़न होता है? सर में दर्द का डायरेक्टली आंखों से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आंखों के पीछे जो ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर है तो उसके साथ बिल्कुल हेडेक हो सकता है। जी बिल्कुल। जैसे से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो इसका ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, तो जो कैंसर का है, आई कैंसर का, जी। तो पाकिस्तान में इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर उसके लिए अगर खुदा ना हो इस तरह के कोई केसेस हो तो फिर उनको बाहर रिकमेंड कर दिया जाता है। पाकिस्तान में फिलहाल देखिए, पाकिस्तान में ये तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% और नेचुरली पेशेंट हैं, डॉक्टर्स के पास नॉलेज भी है, सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी जिसमें अंडर वन रूफ आपको सारी चीज़ें मिलें वो नहीं है। स्कैटर्ड हैं, कहीं से आपको कुछ ट्रीटमेंट मिलेगा, कहीं से कुछ ट्रीटमेंट मिलेगा। कुछ पेशेंट्स जो है वो हमारे शौकत खानम में रेफ़र हो जाते हैं, वहाँ उनका इलाज किया जाता है। तो एक ऐसे सेंटर की ज़रूरत है जहाँ अंडर वन रूफ प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, बड़ा अहम है। और पाकिस्तान में इसका इलाज उस तरह से अंडर वन रूफ जो है मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी आंखों का आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम आगे बढ़ते हुए बलूचिस्तान में जो सियासी बहरान है शिद्दत इख्तियार कर रहा है उस पर बात करेंगे। नाराज़ अरकान असम्बली ने वज़ीर आला जाम कमाल के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला भी कर लिया है, और ये कहा जा रहा है कि जी कि 2 रोज़ के बाद जो है ये तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। बिल्कुल, इसी हवाले से हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शहवानी साहब। बलूचिस्तान की सियासत में आखिर इतना उतार चढ़ाव हमें नज़र आ रहा है, ये क्यों है, इसकी वजह क्या है? और हालिया सियासी बहरान की वजह से भी नुकसान अगर हम देखा जाए तो वो आवाम का ही हो रहा है, गवर्नेंस मुतासर हो रही है। देखिए, इस तरह के इकदाम से यकीनन गवर्नेंस मुतासर होती है, आवामी फलाह बहबूद के जो काम हैं उनमें तहत्तुल आती है, मायूसी फैलती है। इस बात पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये इंशाल्लाह इसको तवालत नहीं मिलेगा, और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो नाराज़ दोस्त हैं उनको मनाने में कामयाब हो जाएं। और 3 सतहों पे हम अपने दोस्तों से इंगेज हैं। एक तो मुसालती कमेटी है जिसको चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ऐड कर रहे हैं, उसमें हमारे सेनेटर MNAs हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे मिनिस्टर्स जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, MPAs और कुलीग्स हैं हमारे इन्हीं नाराज़ दोस्तों के, अपने तौर पे वो भी इंगेज्ड हैं। और तीसरे सतह पे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब फर्दन वो जो हमारे नाराज़ दोस्त हैं उनसे मुलाकातों का उनका सिलसिला जारी है। तो उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं हम कि इंशाल्लाह बर्फ़ पिघल जाएगी और दोस्तों को बनाने में कामयाब। ठीक है शहवानी साहब, लेकिन जो नाराज़ अरकान असम्बली हैं वज़ीर आला जाम कमाल के ख़िलाफ़ वो तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर रहे हैं। सरदार अख्तर मंगल को देखें, वो भी कह चुके हैं कि धक्का देने का मौका मिला तो धक्का देंगे। ऐसे में आपको लग रहा है कि अब भी गुंजाइश रह गई है कि शायद अदम एतमाद कामयाब ना हो? देखिए, सरदार अख्तर मंगल साहब का ताल्लुक अपोजिशन से है, और अपोजिशन से धक्का और खड्डे खोदने के अलावा किसी भी गवर्नमेंट को कोई और उम्मीद नहीं होती, चाहे बलूचिस्तान गवर्नमेंट है या कहीं और। अपोजिशन का तो काम ही यही है कि गवर्नमेंट के अच्छे कामों में रखना डालना, क्रिटिसाइज करना, डिसक्रेडिट करने की कोशिश करना, और जब कभी मौका मिले तो धक्का लगाना, खड्डे खोदना। लेकिन जाम कमाल साहब स्टेबल हैं, किसी भी अख्तर मंगल साहब के धक्के से वो नहीं हिलने वाले, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता हमारे जो नाराज़ दोस्त हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अगर हम हमारे साथ बात करें बलूचिस्तान में तरक्याती स्कीम्स के हवाले से, तो उनकी अभी सियासत आपके सामने ही है। कहीं माइनस जाम कमाल खान नारा लगाने वाले नाराज़ अरकान के पस पर्दा कुछ ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? तहफ़्फ़ुज़ात पस पर्दा क्या है, उनके दिल में क्या बात है, उन्होंने कल बल्कि परसों अपने मीडिया टॉक में भी बयान नहीं किया। और उन्होंने जो बयान किया लुबाब ये कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब मिनिस्टर को ज़्यादा वक्त नहीं देते, MPS साहबान को ज़्यादा वक्त नहीं देते, और वो ज़्यादा वक्त तलबगार हैं। अगर ये एक डिमांड है इस पे, तो वज़ीर आला साहब ने, उसकी कमेटी ने, दोस्तों ने, सब ने 12 नाराज़ अरकान को कह दिया कि आप शेड्यूल बनाएं जो आपको अच्छा लगता है, जितना टाइम। ठीक है, वो लोग नहीं मान रहे हैं ना शहवानी साहब, वो मान ही नहीं रहे रियाला साहब की बातों को। तो फिर आपके जब पार्टी के अपने अरकान शिकवा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे, हम तो इकट्ठे हैं, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। लेकिन ऐसे में क्या नया कायदे ऐवान पार्टी मुंतखब कर ले, ये ज़्यादा मुनासिब नहीं? देखिए, पहले कोई गलती तो साबित कर लेना। कोई आज जाम कमाल साहब के जो मुखालिफिन हैं वो भी उन पर करप्शन के चार्जेस नहीं लगा सकते।
तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं जाम कमाल साहब की 3 सालों में। हम पब्लिक इंटेलिजेंसिया मीडिया जिस हवाले से उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, वो ये है कि जाम कमाल साहब करप्ट नहीं है। वो ये है कि सेकंड कि जाम कमाल साहब टायरलेसली 17-18 घंटे रोज़ाना काम करते हैं। और थर्ड ये है कि जाम कमाल साहब ने बलूचिस्तान में जो रवायती करप्शन का माहौल ख़त्म करके बलूचिस्तान को तरक्की की शाहराह पे गामजन कर दिया। मेगा प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, नए रोड बन रहे हैं, रोड वाइडनिंग्स हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, BHUs बन रहे हैं, टेलीमेडिसिन के सेंटर्स बन रहे हैं, नया कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। ठीक है लियाकत शमाइल साहब, बहुत आपका सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मामला तो फिर अदम एतमाद की जानिब बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है और आपके अपने ही जो अरकान असम्बली हैं वो ही मुत्तफिक नहीं है, तो मामला शायद कुछ और ही होता है। बिल्कुल, लेकिन अब हम कुछ क्रिकेट से रिलेटेड भी बातचीत कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में तब्दीलियों की अफवाहें गर्दिश करने लग गई हैं और ज़रा ये कह रहे हैं कि स्क्वाड में 1-2 तब्दीलियों की तजवीज़ ज़ेरे गौर भी है। अच्छा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर राकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली करने से दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ेगा। अगर हम बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाएंगे तो राकिब जावेद साहब से ये पूछना चाहिए कि तब मजाक नहीं उड़ रहा होगा। ये किस तरीके की बात है? आप तब्दीलियाँ करते हैं और अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी तब्दीली के लिए यू टर्न ले लेना चाहिए। अच्छा, मैं यू टर्न तो नहीं कहता, लेकिन ये है कि आपको कुछ इसके ऊपर देखना है। और रमीज़ राजा साहब भी गवर्नर सिंध से मिले हैं और इस मामले में भी बात हुई है। नेशनल T20 कप का दूसरा मरहला कसाफी स्टेडियम में शुरू हुआ है। बाबर आजम ने मैच नहीं खेला, लेकिन PB सेंट्रल पंजाब जीती है। दूसरी तरफ सदरन पंजाब को पहली कामयाबी मिली और सबसे अहम चीज़ इकरा क्या हुई है कि बलूचिस्तान के 4 खिलाड़ी जो हैं वो कोरोना में मुब्तला हुए हैं इस दौरान और उनका कल का मैच भी कैंसिल किया गया है। ये सूरत हाल तो थोड़ी ख़राब होती दिखाई दे रही है वैसे तो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसकी जो रेशो है वो कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी एहतियात कर खैर हम क्रिकेट के हवाले से ही बात करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक मायानाज ओपनर सलमान बट साहब मौजूद है, जो कि आज अपनी 37वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। सबसे पहले तो सलमान बट साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और आपको बहुत ज़्यादा सालगिरह मुबारक हो। हमें सालगिरह के दिन के हवाले से ही बताएं, कैसे मनाते हैं दिन और ये दिन, और जिस तरह बचपन की बात करें, आपकी बात कर लें, कोई ख़ास एहतमाम करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ख़ास एहतमाम नहीं करते, बस हम घर ही में सेलिब्रेट करते हैं। बिकॉज मैं और मेरा छोटा बेटा जो है उमर और मेरी बहन, हम तीनों की 7 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ है। क्या बात है। तो हमारी हैट्रिक हो जाती है इस दिन, तो हम तीनों और बाकी घर वाले घर में इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम इसको फंक्शन नहीं बनाते। और वो भी ज़्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि उमर सबसे छोटा है, तो वो बच्चों के लिए करना होता तो साथ केक में हिस्सा डाल लेते हैं, वरना कोई इस चीज़ सलमान बट को एक बार फिर हम हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। लेकिन अब क्रिकेट की कुछ बात कर लेते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही हैं और लग भी रहा है कि हो भी जानी चाहिए। ऐसे में आकिब जावेद साहब का बयान भी सामने आया कि जी कि ये बड़ी पाकिस्तान की जो है, अगर हम आलमी तौर पर देखें तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। आपकी इस मामले में क्या राय है, तब्दीली हो जानी चाहिए या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं? देखिए, फॉर्म की बात है, फिटनेस एंड फॉर्म। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको खेलना चाहिए। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो जस्ट बिकॉज दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड डज नॉट मीन कि आपका राइट है कि आप ही खेलेंगे। अगर आपके पास एक एक्सटेंशन है, एक टाइमलाइन है जहां तक आप अपनी बेस्ट 11 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको अपने बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करने चाहिए, तो आपको यूटिलाइज करनी चाहिए ये फैसिलिटी जो है। क्रिकेट तो परफॉर्मेंस की गेम है, ये इसलिए थोड़ी है कि किसी का हौसला ये ना हो जाए तो ऊपर ना चला जाए तो नीचे ना चले जाए। ये परफॉर्मेंस देखने के बाद नहीं लोग बातें कर रहे हैं। ये टीम जिस दिन की अनाउंस हुई है उस दिन का इस पे एतराज है। सो अगर करना चाहें तो कर ले, बातें तो हर किस्म की बन जाती हैं, जो दिल करे बहलाने के लिए वो बात पकड़ लो। लेकिन ये तो जब टीम अनाउंस हुई थी तभी से इस पे बात हो रही कि इसमें मिडिल ऑर्डर इस तरह का है कि वो सब एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं, टू मैनी शॉट्स टू अर्ली एंड ऑलवेज टू मैनी शॉट्स। तो इस तरह के प्लेयर्स में लग गई तो पता नहीं चांद तक चले जाओ, ना लगी तो कट्ठे वापस आ जाओ। तो टू मच रिलायंस है ऑन वन वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो मेरा ख्याल है कि इसमें आपको 1-2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए, इनफॉर्म प्लेयर्स चाहिए, और इन जो प्लेयर्स जो रखे हुए हमने इसमें से 2-3 की तो फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। रमीज राजा वाले से भी हम कुछ बात करते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि चेयरमैन बने हैं, वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। कभी वो स्टॉक एक्सचेंज के हुकाम से मिलते हैं, कभी गवर्नर से मिलते हैं। अब तक की जो उनकी कारकर्दगी है वो आपको कैसी लगी है? देखिए, अगर मुलाकातें कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है उनका कोई प्लान है इकोनॉमिक के हवाले से कि जी बोर्ड को क्रिकेट में मजीद पैसा आना चाहिए, तो वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनके जहन में कुछ होगा, अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया, कोई अपना प्लान पब्लिक नहीं किया, लोगों को नहीं पता, हमें नहीं पता। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो क्रिकेट में लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप्स लाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं
कि होटल्स बने ग्राउंड्स के करीब, टीम्स के लिए आने और खेलने में आसानी हो। तो ये तो वो बातें जो पिछले 12-13 साल से हो रही हैं, हर चेयरमैन आके इन पे बातचीत करता है, लेकिन ये मटेरियलाइज नहीं होती। तो ये एक्टिव लग रहे हैं, अल्लाह करे होपफुली कि एक तो वो चीज़ें हों, लेकिन वो प्रोजेक्ट लंबा है, वो कोई 2-3 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। जब होटल बनेंगे तो 4-5 साल भी लग सकते हैं। तो मसला ये है कि अच्छी पॉलिसीज़ को रहना चाहिए, चाहे कोई भी बनाए, लेकिन हमारे यहाँ जब चीज़ें बदलती हैं तो नया आने वाला पिछली चीज़ों को अक्सर नहीं चलाता। तो लेट्स होप के जो अच्छा काम वो करें वो चलता रहे। और बाकी ये है कि अभी तो उनका काम शुरू हुआ है, अभी हम कैसे कह सकते हैं कि वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है या कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। अभी तो वो कोशिश कर रहे हैं, अभी तो स्टार्ट है, सही देखते हैं आगे क्या। अच्छा सलमान, ये अगर हम देखें पाकिस्तानियों के अलावा वर्ल्ड कप खेलने वाले तकरीबन तमाम टीम्स के तमाम अहम खिलाड़ी जो हैं वो IPL खेलने में इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में ही मौजूद हैं और वहाँ पर ही T20 वर्ल्ड कप भी होना है। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इसका नुकसान होगा? पाकिस्तान ने बेतहाशा क्रिकेट UAE में खेली है। जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, पाकिस्तान अपनी सारी क्रिकेट तो UAE में खेल रहा था। सही है। तो अभी भी अगर हमें UAE जाके कुछ अडेप्ट करने की जरूरत पड़नी है या कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता UAE में, तो फिर मेरा ख्याल है हमें जाना ही नहीं चाहिए। अगर हम इतने जो है वो कह लें कि काबिल नहीं है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम डिजर्व करते हैं। हमने वर्ल्ड कप PSL सारी उधर खेली है अपनी पहली 4-5, हमने पाकिस्तान की हर सीरीज वहाँ पे खेली है कई साल। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमसे ज्यादा UAE को कोई जानता है। अच्छा सलमान, नेशनल कप के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। कुछ टैलेंट नजर आया, कोई नया खिलाड़ी नजर आया जिसने आपको इम्प्रेस भी किया, और कोई कि फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो मुमकिन हिस्सा भी बन सकता हो? देखिए, अभी आपको नए बंदे की जरूरत नहीं है वहाँ पर। वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो टॉप परफॉर्मर्स में शोएब मलिक ने अच्छी इनिंग खेली है, मिडिल ऑर्डर में एक एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए। फास्ट बॉलिंग में एक फास्ट बॉलर आपको ऐसा भी चाहिए जिसका तजर्बा भी हो, जो बैटिंग भी कर लेता हो, फील्डर भी तगड़ा हो। वहाँ की परफॉर्मेंस आप देख लें इसके दौरान। और दूसरा मिडिल ऑर्डर के हवाले से यह है कि आपके बहुत सारे उसमें यंग प्लेयर्स हैं। मेरा ख्याल है हैदर अली अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो उसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन अब मालूम नहीं उसका पाकिस्तान की शाइन्स में नाम आ गया। सो आई डोंट नो व्हाट दे विल डू। लेकिन ये वो लड़के हैं जिन्हें थोड़ा बहुत, किसी को हैदर अली को साल का एक्सपीरियंस है, बाकियों को तो बहुत ज्यादा है। वहाब और शोएब मलिक को जो इनको होना चाहिए, तो ये तो मैंने तब भी कहा था जब टीम अनाउंस हुई थी। अब तो सबने देख भी लिया कि मिडिल ऑर्डर में जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज डिलीवर नहीं हो रही। लेकिन ये नहीं अब मुझे मालूम कि कोई चेंज होगा या नहीं होगा। धानी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है यंगस्टर्स में से, धानी इज फुली कैपेबल के उसको भी मौका मिले। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। आप सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। एक बार फिर आपको, आपके साहबजादे को और आपके सिस्टर तीनों को जो है हैप्पी बर्थडे 92 न्यूज़ की जानिब से, हमारी टीम की जानिब से। और उनकी जो राय है, कुछ तब्दीलियां वही हैं जो हम सब राय भी दे रहे हैं, देखते हैं। बात करता है, उन्होंने भी वही वाली बात की है, शोएब मलिक की बात की, वहाब की बात की है, हर कोई इन दोनों को ही एक कल तक फाइनल भी हो जाना चाहिए, क्योंकि बायो सिक्योर बबल में तमाम खिलाड़ियों को कल तक जाना होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।